हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। और स्टूडेंट्स, अब हम इसमें क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जहां हमने फिनिश किया था वहां से शुरू करेंगे। ये पेज नंबर 32 हमने फिनिश कर दिया था। पेज नंबर 33 से हम शुरू करेंगे, व्हाट इज़ एन एटम। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 के स्टूडेंट को तो हेल्प करेगा ही, और साथ में उन सभी को हेल्प करेगा जो भी बेसिक लेवल की साइंस पढ़ना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये बेसिक लेवल का पूरा मैंने एनसीईआरटी के बुक से बनाया है, और ये आपको हर उस एग्ज़ाम में मदद करेगा जहाँ भी आप बेसिक लेवल की साइंस पढ़ रहे हैं, और साथ साथ ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अब जानेंगे व्हाट इज़ एटम। तो एटम क्या होता है। तो बोल रहा, क्या आपने कभी मेसन को देखा है बिल्डिंग बनाते हुए? रूम की जो दीवार बनाते हैं वो। तो बिल्डिंग जो है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बिल्डिंग को बनाने के लिए? तो देखिए, आप जब देखेंगे तो सबसे छोटी यूनिट जो मिलके किसी चीज़ को बनाती है वही उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक छोटा सा एक जो हमारा ब्रिक होता है उसी से पूरी दीवार तैयार होती है। एक छोटे छोटे ईंट को जोड़ के हम पूरी लंबी चौड़ी बिल्डिंग बना देते हैं। तो वैसे ही बोल रहा है कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर इज़ एटम, यानी कि सारे जितने भी मैटर हैं वो सारे वो सारे जो मैटर है उन सभी का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? एटम। यानी कि एटम से मिलके सारे मैटर्स बनते हैं, यानी कि बहुत सारे एटम्स जो है मिलके क्या बनाते हैं? एक मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट जो किसी चीज़ को मिलके बना रही है वो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है। तो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? मैटर को बनाने वाला कौन है? एटम। यानी कि सबसे छोटा वो पार्टिकल जो मिलके किसी भी मैटर को बनाता है। ठीक है, वो होता है एटम, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब बोल रहा है हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं भाई? तो इसकी बात की जाए तो देखिए आप, एटम्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम ऐसे देख नहीं सकते। ठीक है, तो जितनी मोटी एक शीट ऑफ पेपर होती है उसी में मतलब हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सोचिए इतना कम होता है वो, मोर देन मिलियंस ऑफ एटम को हम एडजस्ट कर सकते हैं एक शीट ऑफ पेपर की मोटाई में। तो यानी कि बहुत सारे एटम्स बहुत छोटी सी जगह में आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस किस में मेजर होता है? वो नैनोमीटर्स में होता है। तो 1/10⁹ मीटर बराबर होता है 1 nm के, या 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर के। ये कॉम्बिनेशंस आपको याद रखने एग्जाम में कहीं भी पूछ लेता है ये कि 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। ये बेसिक लेवल की साइंस है स्टूडेंट्स, ये आपको हर जगह हेल्प करेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं है। इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो अच्छा लगे, और जो भी आपको चीज़ ना समझ में आए पूछिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो बताइए, हम आपके लिए और भी ढेर सारे वीडियोज़ लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्लास 9 का बेसिक लेवल का साइंस है, इसको समझिए। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁹ नैनोमीटर के। ठीक है, अब रिलेटिव साइज़ की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिए हुए कुछ रिलेटिव साइजेज, इनको आप देख लीजिए। 10⁻⁻10 मीटर में दिया है। ये हाइड्रोजन का होता है, एटम ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी 10⁻⁹ होता है। मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन 10⁻8 होता है। ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻4 होता है। ये सब मीटर्स में है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग सबका साइज़ यहाँ पे दिया है। यानी कि कहने का मतलब कि एटम देखिए बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ बता रहा है कि हम क्या सोच सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, वो तो उनके बारे में क्यों इतना हम परेशान हैं? क्यों? क्योंकि हमारा सारा जो इंटायर वर्ल्ड है वो सभी किसका बना है? एटम्स का बना है। ठीक है, बिकॉज आवर इंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। हमारी सारी दुनिया, हमारा सारा ये वर्ल्ड जो है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। तो यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, सब की सब वो किससे बनी हुई हैं? एटम से बनी हुई हैं। इनको आप दिमाग में बिठा लीजिए अपने। ठीक है, उनको हम देख नहीं सकते हैं,
लेकिन वो हैं और हमें कॉन्स्टेंटली वो इफ़ेक्ट भी करते हैं। लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स। लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं उसके द्वारा हम बहुत ही मैग्नीफाइड इमेजेस, बहुत ही बड़ी बड़ी इमेजेस बना लेते हैं, जिस पे हम सरफेस ऑफ एलिमेंट को देख सकते हैं, जिसमें हमें एटम्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए ये दिखा रहा है एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। ये एक सिलिकॉन की सरफेस की इमेज है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि एटम देखिए बहुत ही छोटा होता है और एटम ही सारी चीज़ों को बनाता है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मैटर, जितनी भी चीज़ें हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, सब कुछ किससे बनी है? एटम से बनी है। ठीक है, अब आ गया व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट के क्या क्या सिंबल्स हैं वो जानेंगे हम। तो सबसे पहले बोला कि भाई डाल्टन ने जो है वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। जो डाल्टन थे वो उन्होंने पहली बार यूज़ किया, जो डाल्टन ने पहली बार यूज़ किया क्या? सिंबल्स किसी भी एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक सेंस में, बहुत ही स्पेसिफिक सेंस में, मतलब स्पेशल केस के लिए, स्पेशल यूज़ के लिए उन्होंने इसका यूज़ किया। व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट, जब उन्होंने किसी एक एलिमेंट के लिए कोई सिंबल का यूज़ किया, ही ऑल्सो मेंट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। वो उसमें एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट भी बताते थे, दैट इज़ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि वो सिंबल बताते थे और साथ में उसका वन एटम ही बताते थे। ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी, डेफिनेट क्वांटिटी भी बताते थे सिंबल के साथ साथ, वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि जो सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है कैन बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स। जो सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है उसको हम एक या दो लेटर से बना सकते हैं, ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम मान लो सिंबल बना रहे हैं, तो किसी भी एलिमेंट का सिंबल बना रहे हैं तो उस एलिमेंट का एक या दो लेटर हम यूज़ करके उससे सिंबल बना सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ कुछ दिए हुए हैं, सम सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। ये कुछ सिंबल्स हैं कुछ एलिमेंट के जो डाल्टन ने प्रपोज किए थे। तो डाल्टन ने क्या क्या प्रपोज किया सिंबल, देखिए यहाँ दिया हुआ। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये फॉस्फोरस का है, ये सल्फ़र का, आयरन का, कॉपर का, लेड का, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिना का, मरकरी का, सबका सिंबल है। तो इस तरह से सिंबल्स मतलब बनते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतने पॉइंट्स आई होप क्लियर हैं। इस पेज पर एटम के बारे में बताया गया सब कुछ। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक लाइन, एक एक शब्द पूरा समझा दूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। उसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। बिगनिंग में क्या हुआ, जो नेम थे एलिमेंट्स के, दे वर ड्राइव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर फाउंड। शुरू में जहाँ वो मिलते थे उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता था। फॉर द फर्स्ट टाइम जहाँ वो पाए जाते थे, शुरू में उसका नाम वहीं के हिसाब से रख दिया था, भाई किस जगह पर वो पाया गया, तो पहले एलिमेंट का नाम इसके हिसाब से रख दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। तो कॉपर नेम जो रखा गया वो कहाँ से लिया गया? साइप्रस से लिया गया। सम नेम वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर। कुछ नाम जो है वो स्पेसिफिक कलर से लिए गए, जैसे गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। तो गोल्ड इसलिए लिया गया, तो जो गोल्ड भाई उसका कलर येलो होता है, इसलिए येलो के हिसाब से उसका नाम हमने गोल्ड रख दिया। ऐसा इंग्लिश वर्ड जो मतलब येलो को मीन करता है, उसी के हिसाब से गोल्ड ले लिया गया। तो नेम्स इस तरह से इनके अलग अलग तरीके से डिराइव होते थे। लेकिन नाउ डेज आजकल क्या है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल यूनियन है, इसके हिसाब से नाम रखे जाते हैं। ये अप्रूव करता है नाम को किसी भी एलिमेंट के। तो आजकल जो है मॉडर्न डेज में IUPAC नेमिंग होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये याद रखिएगा। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नाम को अप्रूव करती है सभी एलिमेंट्स के। ठीक है, अब कोई भी अपनी मर्जी से नाम नहीं रख सकता, तो यहाँ पे ऐसे नाम रखे जाते हैं ताकि उस नाम से पर्टिकुलर एलिमेंट को पूरी दुनिया में जाना जाए। ठीक है, अब बता रहे हैं कि भाई जो मैनी ऑफ द सिम्बल्स थे आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। जो भी सिंबल थे या तो पहला या दूसरा, या पहला दूसरा लेटर जो होते थे उनके नेम के एलिमेंट के, उसी के हिसाब से इसका रखा जाता था। फर्स्ट वन और टू लेटर के हिसाब से रखा जाता था। ठीक है,
द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल। जो पहला लेटर होगा वो कैसा होगा, सिर्फ सीधे कैपिटल होगा, अपर केस। एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर, लोअर केस। यानी कि पहला जो है वो कैपिटल होगा और दूसरा जो है वो स्मॉल होगा। इस तरह से उनका नाम रखा जाता था। जैसे देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो सीधे कैपिटल एच, एल्युमिनियम की बात करें तो ऐसा एल होगा, यानी कि ए कैपिटल और एल स्मॉल, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। कोबाल्ट की बात करें तो सी ओ, ऐसा सी ओ नहीं होगा, यानी कि पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। ठीक है। तो इस तरह से इनकी नेमिंग होती है, ये सब रूल्स हैं, इसी के हिसाब से इनकी नेमिंग होगी। पहला लेटर कैपिटल होगा सिंबल का और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। ठीक है। अब बता रहा है उसके बाद कि symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name। या तो पहले लेटर के नेम से बन जाता था, या तो पहला लेटर और कोई और एक लेटर जो बाद में उसमें कहीं ना कहीं आता है। जैसे देखिए क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन, देखिए क्लोरीन का पहला लेटर लिया और एल एक बीच में कहीं अपीयर कर रहा है तो वो सी एल ले लिया। जैसे जिंक है तो जेड एन ले लिया। तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, इसी तरह से होगा। कई बार पहला दूसरा लेकर करते थे और कई बार बीच में कोई एक जो लेटर आता है उसको लेके कर लिया। जैसे इसमें आपने देख लिया कि बीच का एक लेटर ले लिया, जैसे यहाँ देखिए एल बीच से ले लिया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे एन बीच से ले लिया यहाँ पे एन। तो इस तरह से भी कई लेटर्स के नाम, मतलब कई एलिमेंट्स के नाम इस तरह से भी रखे गए। ठीक है। अदर सिम्बल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट इन लैटिन। और जो कुछ और सिंबल थे उन एलिमेंट्स का नाम जो लैटिन में या जर्मन में या ग्रीक में होता है उसके नाम से उसका हिसाब से रखा गया है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें सिंबल ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल क्या है, Fe, फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। तो इसके लैटिन नेम फेरम से इसका सिंबल Fe रख दिया, क्योंकि देखिए आयरन में तो Fe कहीं है नहीं, तो आप सोचते हैं कि भाई इसका नाम कैसे Fe रख दिया। तो इनका नामिंग इस तरह से किया गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई किसका कौन सा सिंबल है किस एलिमेंट का, वो सारा आपको याद रखना है। ठीक है। अब जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम का Na रख दिया फ्रॉम नेटेरियम। पोटेशियम का K रख दिया फ्रॉम केलियम। तो सबका नाम अलग अलग तरीके से यूनिक सिंबल से हिसाब से बनाया गया है। किसी का नाम लैटिन, जर्मन और ग्रीक से ले लिया गया है, किसी का नाम उसके स्टार्टिंग के लेटर्स और बीच के लेटर से ले लिया गया, किसी का नाम शुरू के 2 लेटर से ले लिया गया, किसी का नाम क्या बोलते हैं एक लेटर से रख दिया गया। तो इस तरह से इन सब की नेमिंग होती है। तो सारे मतलब इन सब इस तरह से इनकी मतलब सिंबल दिया जाता है सारे एलिमेंट्स का। तो सारे एलिमेंट्स को इस तरह से सिंबल वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं, देखिए कुछ कॉमन जो हमें दिए गए हैं ये सारे आपको याद भी रखने हैं। एल्युमिनियम का Al है, आर्गन का Ar है, बेरियम का Ba है, ये सारे आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लोरीन का Cl है, कोबाल्ट का CO है, नियॉन का Ne है, सल्फ़र का S है, सिलिकॉन का Si, ऑक्सीजन का O है, हाइड्रोजन का H है, आयरन का Fe है, लेड का Pb है। तो ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने हैं, ये सब आपको याद रखना है, ये सारे याद करने आपको ध्यान रखना है, एक दो नहीं, ये सारे याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार सिंबल वगैरह नहीं मिलता, फिर आप भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारा आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है ये टेबल शो कर रहा है किस तरह से एलिमेंट्स के नाम रखे गए हैं, इनको याद भी करना है आपको। ठीक है। तो इनको आप याद करते करते ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा सिंबल वगैरह की बात कि किस तरह से सिंबल रखते हैं। अब बात आ रही है नया टॉपिक, एक एटॉमिक मास क्या होता है। चलिए जानते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। हमने एटम के बारे में जान लिया कि एलिमेंट्स के सिंबल कैसे रखते हैं, उसके बारे में जान लिया। अब जानते हैं कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है। तो जो मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या प्रपोज किया था कि एटॉमिक मास, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वहाँ पे एक एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट भी आया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने क्या कहा, ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। इन्होंने यह कहा कि हर एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हर एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है, ये डाल्टन की थ्योरी में आया है। ठीक है। द theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। इसने इतना अच्छे से मतलब समझाया सब कुछ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन की थ्योरी को, सब कुछ को, कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास जानने की कोशिश की कि एटॉमिक मास कितना होता है एटम का। ठीक है। तो ये सब डाल्टन की थ्योरी से निकल रहा है एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। सिंस डिटर्मिनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि देखिए जो एटॉमिक मास था
उसको पता करना एक बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट टास्क था। तो इसलिए क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमिन्ड, इसलिए उन्होंने क्या पता लगाया कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास पता करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमिन्ड यूजिंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म। किसके हिसाब से रिलेटिव एटॉमिक मास इन्होंने पता किया, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे उसके हिसाब से, और कंपाउंड जो फॉर्म हुआ उसके हिसाब से इन्होंने एक रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास पता करना आसान हुआ, जो केमिकल कॉम्बिनेशन की लॉ थे उसके हिसाब से, और जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसके हिसाब से इन्होंने पता किया। ठीक है, अब आगे बता रहा है कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन से बना है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ये नोटिस किया कि जो 3 ग्राम ऑफ कार्बन होता है वो लगता है और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगता है, तब जाके CO बनता है। तो इस तरह से इन्होंने कंपाउंड जो फॉर्म हुआ तो पता लगाया कि हाँ भाई इतने इतने ग्राम्स ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर इसको बनाया इन्होंने। तो इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस, अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। जो कार्बन कंबाइन करता है 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 3 ग्राम ऑफ कार्बन है और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो जो कार्बन कंबाइन कर रहा है वो कितना है, कार्बन जो कंबाइन कर रहा है वो 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह से हमने देखिए मास पता लगाया है। तो 4/3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन कार्बन कंबाइन कर रहा है, तो इस तरह से हमें कार्बन का मास पता लग गया। अब सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। अब मान लीजिए कि हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, अर्लियर एब्रीविएटेड एज AMU। एटॉमिक मास यूनिट को पहले बोला गया था AMU। ठीक है, क्या बोला गया था, AMU। तो AMU but according to the latest IUPAC recommendations it is now written as U, यूनिफाइड मास। पहले देखिए इसको हम, जो एटॉमिक मास यूनिट था पहले उसको हम क्या बोलते थे, AMU बोलते थे, लेकिन बाद में IUPAC ने बोला कि इसको भाई सिर्फ U लिखना है, यूनिफाइड मास के रूप में लिखना है। कैसे इक्वल होता है, एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये किसके बराबर है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। Then we would assign carbon an atomic mass of 1.0 U and oxygen atomic mass of 1.33 U। तो इस तरह से इन्होंने किया कि भाई हम कार्बन को एटॉमिक मास देंगे 1.0 U के बराबर और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 1.33 U के बराबर। ठीक है, इस तरह से इन्होंने इसका मतलब रिलेटिव मास निकालने के लिए सिस्टम बनाया। ठीक है, तो कार्बन का 1.0 U हो गया और ऑक्सीजन का 1.33 U हो गया। हाँ, अब इसके बाद देखते हैं क्या बता रहा है कि हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स। हालांकि मतलब ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि अगर हम इस नंबर्स को एज ए होल नंबर या एज ए नियर टू अ होल नंबर अगर हम लिखे तो पॉसिबल होगा, तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट साइंटिस्ट इनिशियली टुक, क्या लिया, 1 ऑफ एन एटम ऑफ अ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। तो उन्होंने क्या ले लिया, 1/16, जो 1/16 जो मास होगा ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। तो इसको मतलब जो नेचुरली अकरिंग जो ऑक्सीजन होगी उसका 1/16 जो मास होगा उसको एक स्टैंडर्ड उन्होंने माना, इसको एक यूनिट के रूप में माना। तो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन जो है उसका 1/16 मास को एक यूनिट माना। दिस वॉज कंसिडर्ड रेलिवेंट ड्यू टू 2 रीजन्स। ये इतना रेलिवेंट क्यों माना गया, क्योंकि 2 रीजन से। क्यों, ऑक्सीजन जो रिएक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स और
फॉर्म करता है कंपाउंड, पहली चीज़। इसलिए मान लिया क्योंकि भाई जो ऑक्सीजन है वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कंपाउंड, इसलिए भी क्योंकि भाई ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्ट करता है सबके साथ। और दूसरा है कि दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स, इसलिए भी रखा गया इसको क्योंकि भाई जो ऑक्सीजन के साथ रखा गया 1/16 मास करके, तो ज़्यादातर हमें होल नंबर के रूप में मिलने लगा, तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया हमारे लिए, ठीक है। लेकिन इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन 1961 में मतलब यूनिवर्सली मतलब पूरे वर्ल्ड में एटॉमिक मास यूनिट के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए क्या किया गया, कार्बन 12 आइसोटोप वॉज चोजन। तो क्या चूज़ कर लिया गया इन्होंने, क्या चूज़ कर लिया, कार्बन 12, बाद में ऑक्सीजन को हटा दिया इन्होंने, फिर बाद में इन्होंने क्या ले लिया, कार्बन 12 आइसोटोप वॉज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में इन्होंने बाद में कार्बन 12 आइसोटोप को ले लिया। तो जो कार्बन 12 आइसोटोप है ये हमारा एक स्टैंडर्ड बन गया, वॉज चोजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में किसको ले लिया गया, कार्बन 12 आइसोटोप को ले लिया गया कि ये एक मतलब एक स्टैंडर्ड रेफरेंस रहेगा एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझाया जाएगा कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो देखिए बता रहा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1/12 जो मास होगा किसी भी 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का, वही इनका 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। ये बहुत आसान से इसको समझिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। क्या होगा यहाँ पर देखिए, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो कितना है, इज़ अ मास यूनिट, वो मास यूनिट है किसके बराबर, इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द, वो 1 यानी कि 1/12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मान लीजिए 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है, इसका मास मान लीजिए 10 है, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, जो भी मास होगा वो डिवाइडेड बाय 12 होगा। 1/12 मतलब 12वां हिस्सा, कि मान लीजिए कोई एक चीज़ है तो उसके 12 हिस्से कर दिए जाएँ, तो उसके बराबर वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा, ठीक है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है सभी एलिमेंट्स का, दैट हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12, तो इसके बेसिस पे सारा एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट हम पता करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हम इस तरह से पता करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देके समझाया गया है, वाटरमेलन का एग्जांपल देखिए समझाया गया है आपको, क्या समझते हैं आप। इमेजिन करिए कि एक फ्रूट सेलर है, वो सेल कर रहा है फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम, उसके बाद कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है, तो वो क्या करता है, ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज, एक वाटरमेलन लेता है और कहता है दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स, मतलब इसका जो मास है वो किसके बराबर है, 12 यूनिट्स के बराबर है, 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट। तो वो बोलता है कि इसका जो मास है वो 12 के बराबर है। एक वाटरमेलन लेता है और कहता है कि दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स, मतलब 12 वाटरमेलन या 12 फ्रूट्स के बराबर है। तो क्या करता है, ही मेक्स 12 इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन, वो क्या करता है कि 12 इक्वल पीसेस बनाता है वाटरमेलन के, एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग, और वो सारे फ्रूट का मास उसी हिसाब से पता करता है रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ वाटरमेलन, वो रिलेटिव मास निकालता है 1 पीस ऑफ वाटरमेलन के हिसाब से। तो नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट, वो इसलिए फिर रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट के हिसाब से अपना एक फ्रूट बेचना शुरू करता है। तो यहाँ पे आपको वही समझाया जैसे रिलेटिव मास यूनिट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव मास यूनिट के बारे में। अब यहाँ क्या बता रहा है कि सिमिलरली द रिलेटिव मास यूनिट ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, अब हम अगर रिलेटिव मास यूनिट की बात करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एटम है किसी भी एटम का, ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है वो कैसे डिफाइंड होगा, एज द एवरेज, कैसे डिफाइंड होगा, एज द एवरेज मास ऑफ द एटम, वो एवरेज मास ऑफ द एटम होगा
एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो किसके साथ कंपेयर होगा? 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम, यानी कि 1 कार्बन 12 एटम का 1/12 जो हिस्सा होगा कार्बन 12 एटम का, उसके मास के हिसाब से वो कंपेयर करके बताएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का कैसे डिफाइन होगा? एवरेज मास ऑफ द एटम। एवरेज मास ऑफ एटम होगा किसके कंपैरिजन में? एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द, ये मेन चीज़, ये ध्यान रखिएगा, एज कम्पेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो जो कार्बन 12 एटम है उसका 1/12 यानी कि 12वां हिस्सा जो है उसके हिसाब से ये करके निकालेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। अब देखिए एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए, इनको आप याद कर लीजिए। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, कैल्शियम का 40 है, सल्फर का 32 है। तो ये सारे आप याद कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें अगर याद नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। सारे आप याद रखिएगा, जितने भी डाटा यहाँ दिए हैं सबको आपको ये सब फार्मूला, सिम्बल्स, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हाउ डू एटम एग्जिस्ट ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारा आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, वीडियो देखते जाइए, जो ना समझ में आए पूछिए, पूरे चैप्टर को रीड करिए, 1 बार 2 बार 3 बार रीड करिए, वीडियो को देखिए बार बार। ना समझ में कोई चीज़ आए तो फिर से बताइए, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम पढ़ेंगे वहाँ पे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट और व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो चीज़ ना समझ में आए पूछिए, पूरा पढ़िए, पूरा लिखिए, पूरा याद, पूरा रीड करिए इसको, जो भी ना समझ में आए पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।